क्या होता है कोरे हाउस में, हमने कहा था RX है, इसकी रिएक्शन पहले Li से करते हैं पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में CuI से करते हैं, और तीसरे स्टेप में कोई R' ले लेते हैं, तो ये R' बनेगा, राइट। ये बेसिक रिएक्शन है, ये होता है कोरे हाउस रिएक्शन में। चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं अब कि हो क्या रहा है, रिएक्शन होती कैसे है, एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले तो जब एल्काइल हैलाइड लेते हैं हम, तो एल्काइल हैलाइड लिथियम के साथ रिएक्ट करके ये लिथियम हैलाइड अलग हो जाता है और ये बन जाता है एल्काइल लिथियम। अब ये जो एल्काइल लिथियम बना है ये CuI के साथ रिएक्ट करेगा, और दो एल्काइल लिथियम CuI के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा RCuRLi, R2CuLi और प्लस CuX और LiX। ये जो R2CuLi है ये गिलमान रिएजेंट है, गिलमान रिएजेंट जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि यहां मेटल से कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और जब भी मेटल से कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होता है तो उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल R निगेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जब R2CuLi की रिएक्शन किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से करेंगे तो ये R जाके इससे कंबाइन हो जाएगा, X निगेटिव निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा R'। अगर हमने इसके दो एल्काइल हैलाइड ले लिए तो 2RR' प्लस CuX और प्लस LiX। फाइनली हुआ क्या? हुआ एक ही चीज है कि पहले स्टेप वाला एल्काइल और दूसरे स्टेप वाला कंबाइन हो गया, R और R' कंबाइन हो गए। इस रिएक्शन का बेनिफिट ये है कि इससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के एल्केन बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl, इसकी रिएक्शन हम करते हैं लिथियम से पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में CuI से, और तीसरे स्टेप से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से। ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो अब करना सिर्फ इतना है कि पहले स्टेप वाले एल्काइल और दूसरे स्टेप वाले एल्काइल को कंबाइन कर देना है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 एक ये, और दूसरा CH3 आइसोप्रोपाइल, दोनों कंबाइन कर दिया तो आइसो ब्यूटेन बन जाएगा। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे C2H5Cl है, अगर इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में लिथियम से करें, दूसरे स्टेप में CuI से करें, और तीसरे स्टेप में वन क्लोरोपेंटेन से करें, तो क्या होगा? यहां पे ये C2H5Cl और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो ये साइक्लोपेंटेन से C2H5 कंबाइन हो गया, तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। चलिए आगे चले। एल्डिहाइड के बाद कितनी रिएक्शन हो चुकी थी देख लेना यार, 8 या 9 हो गई थी। कौन सी रिएक्शन थी कोरे हाउस वाली? 8 थी, 9 थी? 9 थी, 9 थी। तो अब 10th रिएक्शन फ्रॉम एल्कोहल। हम एल्कोहल से भी एल्केन बना सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास RCH2OH एल्कोहल है और एल्कोहल की रिएक्शन कर दें रेड फास्फोरस और HI से, तो जब रेड फास्फोरस और HI से रिएक्शन करेंगे तो ये पहले तो रेड फास्फोरस और HI से रिएक्शन करने पर एल्कोहल ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2I में, फिर RCH2I एक और HI से रिएक्ट करेगा और ये यहां बन जाएगा RCH3 एल्केन
RCH3 एल्केन प्लस आयोडीन। तो फिर इस रिएक्शन में रेड फास्फोरस का काम क्या है? रेड फास्फोरस आयोडीन से दोबारा रिएक्ट करके PI3 बना लेगा, और फिर अगर हम PI3 जो बना है और साथ में यहाँ पे OH और H रिएक्ट करके वाटर बना था, तो PI3 की रिएक्शन वाटर से करते हैं तो ये H3PO3 बन जाता है, साथ में HI रिमूव होता है। तो यहाँ पे रेड फास्फोरस का काम क्या है? जो आयोडीन निकल रहा है, जो आयोडीन यहाँ पे निकला है, इस आयोडीन को दोबारा रिएक्ट करके HI में कन्वर्ट करना। अच्छा, रेड फास्फोरस नहीं लेते तो क्या होता? तो जो ये आयोडीन निकला था, ये एल्केन को दोबारा एल्काइल आयोडाइड में RCH2I में कन्वर्ट कर देता। इसलिए यहाँ पे रेड फास्फोरस लेना जरूरी है, अदरवाइज जो भी आयोडीन निकल रहा है इट विल कन्वर्ट बैक एल्केन टू एल्काइल आयोडाइड। अब एल्कोहल के अलावा इसी रिएक्शन से, एल्कोहल से तो हम एल्केन बना ही सकते हैं, इसी रिएजेंट को यूज करते हुए हम एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे? अगर हमारे पास RCHO एल्डिहाइड होता, या फिर इसी रिएक्शन को यूज करते हुए हम एल्डिहाइड कीटोन और एसिड, सेम रिएक्शन को यूज करते हुए हम एल्डिहाइड कीटोन और एसिड से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे? अगर हमारे पास एसिड होता RCOOH, है ना, एल्कोहल से तो बना ही सकते हैं, सेम रिएक्शन को यूज करते हुए हम अगर यहाँ पे रेड फास्फोरस के साथ 2HI लेते, ठीक है, तो रेड फास्फोरस के साथ 2HI लेते तो क्या होता? एक H, 2HI से 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, एक H यहां पे कंबाइन होगा और एक H यहां कंबाइन होगा, ठीक है। तो अब एसिड की रिएक्शन अगर HI से कंज्यूम करें तो 2 HI मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O माइनस H2O बाहर। समझ में आया कि क्या हुआ है भाई? एक H यहां जुड़ा, एक H यहां जुड़ा, ये H2O बाहर हो गया और ये बन गया RCHO। क्लियर है क्या? तो अगर एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अब एल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन कर दे, रेड फास्फोरस, और फिर से 2HI ले ले, तो इस बार क्या होगा? देखिए 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे, ये ऐसे एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, और ये अब बन जाएगा RCH2OH, एल्कोहल बन गया। तो एसिड से 2HI लगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से 2HI लगे तो एल्कोहल, और फिर आपको पता ही अभी हमने देखा कि अगर एल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस और HI से करें तो फिर से यहां से 2HI लगेगा, रेड फास्फोरस, और ये बन जाएगा RCH3 प्लस H2O। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एसिड लिया है और इससे एल्केन बनाना है तो रेड फास्फोरस के साथ टोटल 2, 4 और 2, 6HI लेंगे तो एल्केन बन जाएगा। अगर आपने एल्डिहाइड या कीटोन लिया, इससे भी अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे? बस यहाँ पे रेड फास्फोरस के साथ 4HI ले लीजिए तो एल्केन बन जाएगा। और अगर आपको एल्कोहल से बनाना है एल्केन तो बस रेड फास्फोरस के साथ 2HI ले लीजिए। सिंपल रिएक्शन है। एसिड का रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का रिडक्शन करेंगे एल्केन बनेगा। एसिड से एल्डिहाइड के लिए दो, एल्डिहाइड से एल्कोहल के लिए दो, एल्कोहल से एल्केन के लिए दो। तो अगर आपको एसिड को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो रेड फास्फोरस के साथ 6HI ले लीजिए। अगर एल्डिहाइड को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करना है तो रेड फास्फोरस का 4HI लीजिए। अगर एल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट करना है तो रेड फास्फोरस के साथ 2HI लीजिए। तो एल्कोहल से बना सकते हैं हम, एल्कोहल के अलावा एसिड से भी बना सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। फ्रॉम, अब फ्रॉम एल्डिहाइड कुछ और भी रिएक्शन है, तो 11 रिएक्शन है फ्रॉम
एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन से भी बना सकते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन से बनाने की जो नई मेथड है, नेक्स्ट मेथड, वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन से भी हम एल्केन बना सकते हैं। जैसे कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसकी रिएक्शन जिंक, अमलगम एंड HCl के साथ की जाए, जिंक, अमलगम और HCl के साथ, तो ये RCH2CH3 एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्केन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और रिएक्शन है, फिर दोनों को एक साथ लेते हैं, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, दोनों को एग्जांपल एक साथ ले लेंगे। इसमें क्या होता है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हाइड्राजीन और KOH के साथ करते हैं, हाइड्राजीन के साथ KOH के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा RCH2CH3 एल्केन प्लस N2 एंड प्लस H2O। ठीक है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्लेमेंसन रिडक्शन है वो एसिडिक मीडियम का रिडक्शन है, और जो वोल्फ किस्नर रिडक्शन है ये बेसिक मीडियम का रिडक्शन है। एक बार एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एक बार बेसिक मीडियम में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जिसमें OH भी है और कीटोन भी है। अब इसका रिडक्शन अगर हम दोनों मीडियम से करें, एक बार इसके लिए क्लेमेंशन रिडक्शन करते हैं, मतलब जिंक, अमलगम और HCl। तो जिंक, अमलगम, HCl लेने पर कार्बोनाइल ग्रुप तो रिड्यूस होगा ही होगा, साथ में OH से भी ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड, तो जिंक, अमलगम, HCl में ये बनेगा। लेकिन अगर इसी को हाइड्राजीन और KOH के साथ किया जाए, तो अब हाइड्रोजन और KOH लेने पर क्या होगा कि कार्बोनाइल ग्रुप तो रिड्यूस होगा, लेकिन जो ये एल्कोहलिक ग्रुप है OH, ये रिड्यूस नहीं होगा। तो नीचे वाले में अगर देखें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रिड्यूस हो गया और OH वैसे ही रिटेन रहेगा। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल में एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है जो एसिड से रिएक्ट कर सकता है, जैसे OH एसिड से रिएक्ट कर सकता था, तो फिर हम बेसिक मीडियम वाला रिडक्शन कराएंगे। और एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक मॉलिक्यूल और है हमारे पास, ये कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पे Cl है। अब ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है, बेस सेंसिटिव ग्रुप है, एसिड सेंसिटिव नहीं है, तो अगर जिंक अमलगम में HCl से रिएक्शन कराएंगे तो Cl तो रिटेन रहेगा, Cl तो रिटेन रहेगा, राइट। लेकिन अगर यहीं पे हमने हाइड्राजीन और KOH लिया होता तो कार्बोनाइल ग्रुप तो रिड्यूस हो जाता, और साथ में Cl जो था वो KOH था, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव ने Cl को रिप्लेस करके इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया होता। तो अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो फिर बेसिक मीडियम में, और बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो फिर एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करेंगे। लिख लिया, चलें आगे। चलिए, एल्डिहाइड कीटोन 11 रिएक्शन हो गई, 12th रिएक्शन है फ्रॉम एसिड, है ना। अब बनाते हैं एसिड से, फ्रॉम एसिड।
और एसिड से 11 12 रिएक्शन हो गई थी 13। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, इसकी रिएक्शन अगर आप NaOH से करेंगे तो ये बन जाएगा RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, वाटर निकल गया। अब अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को फिर से NaOH के साथ हीट करें, ठीक है, तो अब यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये Na2CO3 बाहर हो जाएगा, Na2CO3, और ये बन जाएगा एल्केन, साथ में बन गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो एसिड से हम एल्केन बना सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद सोडा लाइम एसिड, विद NaOH होता है सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड होता है लाइम, तो दोनों को मिला के कह देते हैं सोडा लाइम। ठीक है, वो वाला सोडा लाइम नहीं है ना जो ठेले पे मिलता है, घर में मिलता है ना सोडा लाइम, ये वो नहीं है, ये है NaOH सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड लाइम। अब देखो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखिए कैसे होती है। सबसे पहले तो RCOOH NaOH के साथ रिएक्ट करके RCOO नेगेटिव बना लेता है Na पॉजिटिव। अब जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, तो ये बन गया R नेगेटिव और CO2 बाहर। चूंकि रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है, वाटर निकला है, तो R नेगेटिव वाटर से रिएक्ट करके RH बना लेता है प्लस OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव बेस है तो NaOH बन जाएगा, Na पॉजिटिव भी था साथ में, तो अब ये NaOH CO2 के साथ रिएक्ट करके पहले बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में। फिर क्वेश्चन है कि सर जब सारा काम सोडियम हाइड्रोक्साइड ने किया है तो कैल्शियम ऑक्साइड लेने का क्या रीजन है? कैल्शियम ऑक्साइड लेने का रीजन ये है कि CO2 कैल्शियम ऑक्साइड ये CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। देखिए ये वाला जो स्टेप है जिसमें R नेगेटिव इंटरमीडिएट बन रहा है, ये सबसे स्लो होता है, ये RDS है। तो अगर रिएक्शन बहुत स्लो है, हम फास्ट करना चाहते हैं, कोई रिएक्शन बहुत स्लो है और अगर हम उस रिएक्शन को फास्ट करना चाहते हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो हमें रिएक्टेंट को रिमूव करना पड़ेगा, और ये मतलब प्रोडक्ट को रिमूव करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या है? CO2। तो CO2 को एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड डाला है। कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करे जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, CH3COONA है, इसकी रिएक्शन आप NaOH से कीजिए, कुछ नहीं करना है, CH3COONA Na2CO3 को बाहर कर दीजिए और CH3OH को मिला दीजिए, CH4 प्लस Na2CO3। तो देखिए इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक कार्बन कम होगा। जैसे रिएक्टेंट एसिड में 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 1 कार्बन है, तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट एल्केन is having 1 carbon less, 1 कार्बन कम मिलेगा इसमें। नोट कर लीजिए, फिर आगे इसकी कुछ एग्जाम्पल और इसको समझेंगे अभी, और एग्जाम्पल देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलो ये देख लो, किसको पुरानी स्लाइड में देखना था नोट कर लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इंटरमीडिएट कार्बन आयन बना है, और जब इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ठीक है। और प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आप? बस CO2 को निकाल दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है CH3 COONA, CH3 CH2 COONA, CH3 CH CH3 COONA, और एक बार टर्सरी ब्यूटाइल COONA। अब इन चारों में पूछा जाए कि बताइए रिएक्शन सबसे फास्ट कहां होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए यहां पे पहले तो इंटरमीडिएट बनेगा CH3 एनायन, यहां बनेगा CH3 CH2 एनायन, यहां बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH3 एनायन, और यहां बनेगा CH3 C CH3 CH3 एनायन। अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा है इनमें? फर्स्ट वाला। तो जहां पर एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां पर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी ज्यादा होगा, इसलिए रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का सीक्वेंस ये हो जाएगा इस तरह से। और एग्जांपल देखिए, अगली बार से एनायन बनाने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइएगा कि एनायन कौन सा बनेगा। जैसे CH3 CH2 COONA, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH COONA, और तीसरा है CH ट्रिपल बॉन्ड C COONA। तो अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सबसे फास्ट रिएक्शन कहाँ होगी, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे, फिर इस पे, और फिर इस पर। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे CH2 COONA, OCH3 COONA, NO2 CH2 COONA, इन तीनों में देखा जाए कि सबसे फास्ट रिएक्शन कहाँ होगी, तो तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल आयन बनेगा 3 में, फिर 1 में, और फिर 2 में। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 3 1 2 सीधा। जहां पर एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा वहां पर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी ज्यादा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। ओके, अब यहां पे एक क्वेश्चन हो सकता है, देखिएगा क्वेश्चन रिवर्ट है। यहां पे एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये एल्केन बनाना है। जैसे मान लो आपसे पूछा कि आपको ये प्रोपेन बनाना है ना? तो ऐसे कितने एसिड लिए जा सकते हैं जिनके डीकार्बोक्सिलेशन से प्रोपेन बने? ठीक है, तो देखिए कौन कौन से, इसके लिए हम ये रेट्रो अप्रोच, ये वाला एरो लगाते हैं। तो देखो, अगर आप ये COONA लोगे तो इसके डीकार्बोक्सिलेशन से बन जाएगा, और दूसरा अगर ये ले लिया जाए तो इसके डीकार्बोक्सिलेशन से भी बन जाएगा। दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, तो दो ऐसे एसिड हैं जिनके डीकार्बोक्सिलेशन से प्रोपेन बन सकता है। प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ दीज टू एसिड्स, राइट? तो एग्जांपल में क्या निकालना है? हाउ मेनी एसिड्स ऑन डीकार्बोक्सिलेशन गिव following alkane
ठीक है, चलिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है, आपको ब्यूटेन बनाना है, तो कितने ऐसे कंपाउंड हैं, ये रेट्रो अप्रोच कहते हैं इसको, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना, तो इसके लिए इस टाइप का एरो लगा देते हैं। बताइए कितने ऐसे कंपाउंड हैं जिनके डिकार्बोक्सिलेशन से नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा। तो बना के देखते हैं, देखिए एक तो ये कंपाउंड है COONA, दूसरा ये कंपाउंड है जिसके डिकार्बोक्सिलेशन से बनेगा, ठीक है, और ये वाला जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो इसका D और L हो जाएगा। तो ऐसे 3 डिफरेंट एसिड्स हो सकते हैं जिनके डिकार्बोक्सिलेशन से नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे कितने ऐसे एसिड हैं जिनसे आइसोपेंटेन बनेगा। तो देखिए एक तो इससे बनेगा COONA, एक इससे भी बनेगा, एक इससे बनेगा, ये। तो ये ऐसे 4 एसिड हैं, इनमें से 2 ऐसे हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ये वाला और एक ये। तो एक इसका D बनेगा, L बनेगा, इसका D बनेगा, L बनेगा। तो इस बार टोटल कितने हो गए, 6 डिफरेंट एसिड हो गए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक कहते हैं तो हम कहते हैं 4 और टोटल कहेंगे 6। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितने ऐसे एसिड हैं जिनके डिकार्बोक्सिलेशन से फॉलोइंग एल्केन बनेगा। अरे नहीं, फर्स्ट वाले में थोड़ा सा चेंज कर लेना, वो चेंज करना है। फर्स्ट वाले में ये करना था, ये हटा दो, ये वाला, ये तो बेटर है, इसको ऐसे बना लो, ऐसे। इसको चेंज कर लेना, ये ऐसा था, ये ऐसा बनाना था। 14 कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, एकदम वुड्स रिएक्शन जैसी रिएक्शन है, जैसी वुड्स रिएक्शन थी वैसी ही। अगर हमारे पास RCOONA लिया है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, ठीक है, तो आपको करना सिर्फ ये है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, जो R रेडिकल मिलेंगे उस R रेडिकल को कंबाइन करना है, यहां से साथ में CO2 बन जाएगा और साथ में NaOH बन जाएगा। जैसा वुड्स रिएक्शन में X को अलग करके रेडिकल को कंबाइन कर लेते थे, यहाँ पे R रेडिकल R को अलग करके CO2 बाहर निकाल के उनको कंबाइन कर लेना है। लेकिन अगर रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें कि रिएक्शन हो कैसे रही है, तो देखिए क्या होता है, रिएक्शन होती कैसे है। RCOONA ये है इलेक्ट्रोलाइट, और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, केटायन में, RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है, इसलिए यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर भी डिसोसिएट हो रहा है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। रिएक्शन एक कंटेनर के अंदर होती है, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ये इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं और इनको एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया है। और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन रखा है, और इस सॉल्यूशन में कौन कौन है, तो इस सॉल्यूशन में RCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव है, चूंकि एक्वस मीडियम है तो इसी के साथ साथ
H पॉजिटिव और OH निगेटिव भी हैं। सॉल्यूशन में चार सारी चीजें हैं, Rc डबल ओ निगेटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। अब एक जो होगा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा, एक एनोड की तरह काम करेगा। अब कैथोड में केटायन जाएंगे, कैथोड में हमेशा कौन मूव करता है, कैथोड में केटायन जाएंगे, और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। कैथोड में रिडक्शन, केटायन जाएंगे कैथोड की ओर, एनायन जाएंगे एनोड की ओर। अब केटायन हमारे पास दो हैं, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है। तो अब H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में कंपटीशन होगा कि कैथोड तक कौन सा पहुंचे, पर जो जल्दी रिड्यूस हो सकता है वो कैथोड तक पहुंचेगा, और H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में ज्यादा इजीली जो रिड्यूस हो सकता है वो H पॉजिटिव। तो कैथोड में 2H पॉजिटिव पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड से कौन सी गैस निकलती है, तो आप कहेंगे सर कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए दूसरी रिएक्शन एनोड में हो रही है, एनोड में कौन जाएगा, एनोड में एनायन जाएंगे, और एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन। अब एनायन भी हमारे पास दो हैं, Rc डबल ओ निगेटिव है एक, Rc डबल ओ निगेटिव और OH निगेटिव, दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन सा एनायन एनोड तक पहुंचे। तो जो इजिली ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, जो दोनों में ज्यादा आसानी से जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है वो जाएगा, और ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा आसानी से होता है, Rc डबल ओ निगेटिव का। तो Rc डबल ओ निगेटिव एनोड पे जाएगा, दो Rc डबल ओ निगेटिव एनोड पे, जैसे दो हटा देते हैं बाद में बैलेंस कर लेंगे। तो जब जाएगा तो ये बन जाएगा Rc डबल बॉन्ड O रेडिकल और प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये बन गया Rc डबल ओ रेडिकल और प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर। अभी जो रेडिकल होते हैं बहुत हाई एनर्जी वाले होते हैं। अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, R रेडिकल इधर जाएगा, तो ये कंबाइन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा R रेडिकल में, और प्लस ये C डबल बॉन्ड O रेडिकल। इस कार्बन पे भी वैलेंसी फ्री हुई, ऑक्सीजन पे ऑलरेडी वैलेंसी फ्री थी, तो ये बन गया CO2। तो अपन यहाँ पे बना सकते हैं कि साथ में बन गया R रेडिकल के साथ CO2। अब देखिए अगर दो Rc डबल नेगेटिव जाएंगे तो दो ये बनेंगे, जैसे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए थे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, दो R रेडिकल बनेंगे, दो CO2। अब ये जो R रेडिकल बने हैं ये आपस में कंबाइन होकर के हायर एल्केन बना लेंगे। तो इस तरह से कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम हायर एल्केन बना सकते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन होती चली जाएगी, एज रिएक्शन टेक्स प्लेस, सॉल्यूशन में से दो चीजें गायब होती जाएंगी, एक तो Rc डबल ओ निगेटिव गायब होता जाएगा और एक H पॉजिटिव। H पॉजिटिव चला जाएगा कैथोड पे, ये जाएगा एनोड पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है एनोड से कौन सी गैस निकलती है, तो ध्यान रखिएगा एनोड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी ये दोनों चीजें गायब होती जाएंगी और सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और OH बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन टेक्स प्लेस होती जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव इंक्रीजेस, और इसलिए pH भी इंक्रीज होगा, या कह सकते हैं कि pOH डिक्रीज होगा। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी NaOH का अमाउंट बढ़ता जाएगा, pH इंक्रीज करेगा, pOH डिक्रीज करेगा। नोट कर लीजिए इस रिएक्शन को।
चलिए सर, के मतलब, हाँ यार, के मतलब कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस है। काइनेटिक एनर्जी मत समझ लेना, के मतलब यहाँ पे है ना, के मतलब कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, जैसा उसमें करते थे वुड्स रिएक्शन में, सेम वैसा ही। पहले CH3 CH2 रेडिकल बना, कंबाइन कर दिया, CH3 CH2 प्लस CH2 CH3, बन गया ब्यूटेन। यहाँ पर दो टाइप के लिए हैं, तो इनको मिक्स करके एक तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन, एक ये CH3 CH3 CH CH CH3 CH3, इनको कब कर दिया तो। और एक हो सकता है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ पे वैलेंसी फ्री हुई, और अब ये क्या बन गया, HC, डबल बॉन्ड पहले से था, ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी C2H2 एसिटिलीन बन गया। ठीक है, यहां पे देखिए, ये इन दोनों पे वैलेंसी फ्री हुई, डबल बॉन्ड आ गया। यहां पे देखिए, इस पर वैलेंसी फ्री हुई, इस पर वैलेंसी फ्री हुई, रिंग बन गया। यहां पे देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये यहां पे वैलेंसी फ्री हुई और यहां पे वैलेंसी फ्री हुई। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां पे बॉन्ड बना देते हैं। अगर यहां पर बॉन्ड बना देंगे तो ये मॉलिक्यूल जो बनेगा वो हाईली अनस्टेबल है। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी है, कैसे, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, और अगर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और जब रेजोनेंस होगा तो जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं यहां बना रहा हूं, देखिए कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड यहीं पे है, ये वाला फ्री रेडिकल यहीं पे था, ये बॉन्ड यहां चला गया, तो फ्री रेडिकल यहां आ गया। अब 1-2 पोजीशन पे अगर 1-2 पोजीशन पे अगर फ्री रेडिकल बन गए तो अब इनके बीच में बॉन्ड बन सकता है, तो ये फाइनली बन जाएगा बेंजीन। और ये इसलिए भी बन सकता है क्योंकि बेंजीन हाईली स्टेबल है। चलिए लास्ट रिएक्शन आज की, कितने हो गए, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस 15 फ्रॉम मेटल कार्बाइड। अगर मेटल कार्बाइड है, इनका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो भी एल्केन बनता है, जैसे बेरिलियम का कार्बाइड है Be2C, मैग्नीशियम का कार्बाइड है Mg2C3, एल्युमिनियम का कार्बाइड है Al4C3, कैल्शियम कार्बाइड है CaC2। अब देखिए, अगर इनका हाइड्रोलिसिस किया जाए, वाटर के साथ रिएक्शन किया जाए सब में, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे एक बेरिलियम है और एक बेरिलियम पे एक बेरिलियम पे +2 चार्ज होता है, तो यहाँ पे दो बेरिलियम है, दो बेरिलियम है। अरे यार कौन बोल रहा, ये बेंजीन के फॉर्मेशन का प्रोसेस ये लिखा तो है, और क्या बता दूं इसमें, ये लिखा तो है प्रोसेस फॉर्मेशन का। ये ऐसा था, रेजोनेंस हुआ, ये बन गया, अब इसमें क्या बताना है, और कौन सा ऐसा स्पेशल प्रोसेस हो रहा है। बेरिलियम +2 है, कार्बन पे एक बेरिलियम पे +2, तो दो बेरिलियम पे +4, मतलब यहां पर अगर हम देखें तो कार्बन पे 4 निगेटिव चार्ज है, और जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो वाटर में H पॉजिटिव और OH निगेटिव है, यहाँ पे C4 निगेटिव था,
C4 निगेटिव H से कंबाइन होगा तो CH4 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट है, C4 निगेटिव। अब मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और 2 मैग्नीशियम है, मतलब अगर एक मैग्नीशियम पे +2 तो 2 मैग्नीशियम पे +4, तो यहां पर कार्बन जो है वो C3 4 निगेटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है। और C3 4 निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड C पर 3 निगेटिव और इस पर 1 निगेटिव। अब यहाँ पे वाटर में H पॉजिटिव और OH निगेटिव है, तो H पॉजिटिव इससे कंबाइन हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब Al4C3 देखिए, यहाँ पे एक एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है और टोटल कितने एल्युमिनियम है, एक एल्युमिनियम पे +3 चार्ज, 4 एल्युमिनियम है, मतलब टोटल नेगेटिव कितना हो गया, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव 12 पॉजिटिव है। तो अगर 12 पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी 12 होना चाहिए। और 12 नेगेटिव चार्ज कब हो जाएगा, जब 3 कार्बन ऐसे हो जिन पे 4 नेगेटिव हो। तो इसलिए यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करने पर CH4 बनेगा। कैल्शियम CaC2, एक कैल्शियम पे +2 चार्ज, तो इसका मतलब कि 2 कार्बन पर +2 निगेटिव, मतलब हर एक कार्बन पर 1 निगेटिव। एक हाइड्रोजन यहां कंबाइन हो गया, एक हाइड्रोजन यहां, तो ये बन गया एसिटिलीन। सीधा ध्यान रखो किसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है और उस बेसिस पर हम ये निकाल सकते हैं कि किसके हाइड्रोलिसिस पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। और इसी के साथ हाइड्रोकार्बन का एल्केन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास से हम एल्कीन पढ़ेंगे, एल्कीन यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।